जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए वो सारे पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी आप किसी बुक के अंदर मोशन चैप्टर के पीवाईक्यू करेंगे तो उसमें एक साथ आपको सारे टॉपिक के मिक्स पीवाईक्यू देंगे, चाहे आप किसी भी बुक से डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज आपको सिंपली पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पूरी मोशन को देखो किस किस तरह हमने कन्वर्ट किया है। इसमें हमने सबसे हमने बंडी मोशन के बारे में के पीवाईक्यू थे, बंडी मोशन के। फिर हमने टू डी मोशन के अंदर आता है प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, दोनों के पीवाईक्यू किए थे। फिर उसके बाद हमने किए थे ग्रेविटेशन की, वर्क पावर एनर्जी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो भी पीवाईक्यू की बुक होती है उनमें मोशन को एक साथ सब मिक्स करके दे देते हैं। तो बच्चों को दिक्कत क्या होती है कि मान लो उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा, कुछ भी जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, तो उसके पीवाईक्यू सेपरेट नहीं मिलते। तो बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे सेपरेट कराने वाला हूं, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो चलिए करते हैं डिस्कस कि इसके क्या क्या क्वेश्चन है और अपना क्या तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में हमसे पूछा क्या गया है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को आप पढ़िए कि एक्चुअल हमसे पूछा क्या गया, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं सिंपल मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या बोला गया है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि यदि आपने क्वेश्चन समझ लिया एक्चुअल में कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, तो ये मान लो 50% क्वेश्चन तो आपको वही सॉल्व हो गया, यदि क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया सही तरह तो। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या डाटा हमें गिवन है। ए मास m1 इज मूविंग ऑन ए प्लेन सरफेस अलोंग ए स्ट्रेट पार्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और वो क्या करता है, स्ट्रेट पार्ट में मूव कर रहा है जिसपे फोर्स लगा है F। फिर सेकंड वो लगा हमें अनदर मास m2 इज एडेड ऑन द मास m1 एंड द एक्सेलरेशन ड्रॉप्स टू 1.5 of the earlier value of the acceleration. Assuming that f remains constant, what is the ratio of m1 and m2? तो देखो हमसे क्या बोला गया, सबसे पहले हमसे बोला गया कि एक m1 ऑब्जेक्ट का m1 मास का एक ऑब्जेक्ट है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या बन जाता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला ये बन गया। अब इसने क्या बोला कि जब हम इस ऑब्जेक्ट में एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं m2, तो इसका जो एक्सेलरेशन बच्चे वो क्या होता है 1/5, मतलब पहले के कितना हो जाता है 1/5। तो एक्सेलरेशन इनटू 1/5 कर दो या अपॉन 5 कर दो। और लेकिन इस पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो सेम रहता है, जब उसने बोला एफ रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमें यहाँ से m1 और m2 का रेशियो पूछा गया। तो देखो हमारे पास सिंपल सी दो इक्वेशन आ गई भाई, दोनों में फोर्स की वैल्यू हमें बोल रखा है कि फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो फोर्स की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को एक साथ इक्वल कर दे हम, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, m1a इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a/5। ए से कट जाएगा, 5 को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना जाएगा 5m1 इक्वल टू m1 प्लस m2। एक m1 को इधर ले जाओ कितना बचेगा 5m1 माइनस m1 इक्वल टू m2, कितना बच गया 4m1 इक्वल टू m2। तो यहां से भी यदि रिलेशन निकाले m1 अपॉन m2 तो कितना आ जाएगा 1/4। तो m1 और m2 का रेशियो निकाले तो क्या आ जाएगा 1:4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटे हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या पूछा गया है, तो देखिए क्या क्या डाटा में गिवन है। इन द सिस्टम शो, ये सिस्टम में शो कर रखा है, यहाँ पे क्या देगा, एक पुली दे रखी है, पुली पे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लटका रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का और एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का। 10 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो भारी ऑब्जेक्ट है और 5 का हल्का, तो ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, 10 वाला थोड़ा नीचे आ रहा है। नीचे जा रहा है तो देखो इसका एफबी डायग्राम किस तरह बन जाएगा, वैसे बना लो कि उसकी जरूरत तो पड़ेगी। जो डायग्राम दिया नीचे कितना लगेगा 10g और इस पे कितना लगेगा नीचे 5g। इधर टेंशन लग जाएगी, टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी। ये क्या करेगा ऊपर की तरफ जाएगा, ये क्या करेगा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। अब देखिए क्या पूछा गया हमसे,
द मासेज आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट से इन दोनों को रिलीज कर दिया गया। तो क्या पूछेगा, व्हाट शैल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग मासेज। तो जब ये ऑब्जेक्ट 10 वाला नीचे आएगा, 5 वाला ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन त्वरण की वैल्यू कितनी होगी वो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो दोनों की इक्वेशन निकालो। इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पे क्या, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो टेंशन इसमें ज्यादा होगी, तो क्या लिख सकते हैं, टेंशन T माइनस 5G। तो ये तो हो गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना 5 और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ नहीं है, तो A हमने मान लिया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो टेन जी ज्यादा होगा टी से, तो क्या लिख सकता है, टेन जी माइनस टी इक्वल टू टेन ए। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब क्या करो, इनको ऐड कर लो। देखो ऐसे आ जाएगा, यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं, टी से तो टी कट जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5G इक्वल टू कितना जाएगा, 10 प्लस 5 तो 15A। यदि हम यहाँ से वैल्यू निकाली किसके, एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाली कितना जाएगा, 5G अपॉन 15। तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चे यहाँ से, G/3। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी बेटे यहाँ से, G/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटे हमारा सी सही हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, देखिए 3 में क्या पूछा गया हमसे, ए लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज ही। एक लॉन्ग जंपर होता है जो कि होता है ना, जैसे हम कूदने से पहले पहले से ही क्या करते हैं, हम थोड़ा रनिंग करके आते हैं। तो जब हम लॉन्ग जंप करते हैं, ठीक है, लंबी कूद, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर से कूद भाग के आते हैं, तुरंत वहीं से कूदोगे तो थोड़ा सा कम डिस्टेंस में कूद पाओगे आप। लेकिन यदि आप दूर से भागते आओगे तब कूदोगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा डिस्टेंस में कूद पाओगे। तो क्यों करता है वो हमसे पूछा गया है कि जो जंपिंग करता है वो पर्सन, वो पहले भागता क्यों है। तो देखिए, तो जब भी कोई भी पर्सन भाग रहा है भाई, उसका कुछ में मास है, और जब भी वो पहले से थोड़ा वेलोसिटी लेके आता है तो अच्छे उसमें क्या होता है, खुद में थोड़ा मोमेंटम जनरेट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, मोमेंटम क्या करता है, उसको थोड़ा आगे जाने में, थोड़ा आगे और कूदने में उसमें हेल्प करता है। तो देखो ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए देखा, ग्रेट कवर्स ए ग्रेटर डिस्टेंस, ग्रेटर डिस्टेंस कवर करेगा, हाँ ये भी कुछ सही है होने को। तो मेंस मेंटेन मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या जो मोमेंटम कंजर्वेशन है उसको मेंटेन करेगा, नहीं इसमें कोई कंजर्व थोड़ा रहेगा। गेंस एनर्जी बाय रनिंग, क्या इसलिए भागता है कि जो एनर्जी में गेन हो, नहीं भाई वो भागेगा तो उससे तो क्या होगी, एनर्जी का लॉस होगा, गेन थोड़ी होगी। नेक्स्ट गेन मोमेंटम, तो वो क्या करे बच्चे, मोमेंटम को गेन करता है। देखो होने को तो ये भी सही, फर्स्ट वीक कवर्स ए ग्रेटर डिस्टेंस, वो जो ग्रेटर डिस्टेंस है कि डिस्टेंस ज्यादा कवर करे उसके लिए तो भागता है, लेकिन एक्चुअल उसके पीछे रीजन क्या, मेनली गेन्स मोमेंटम। तो यहाँ पे बेटे हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का अच्छा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। मान लो यदि ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ था तब आप इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बेटे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे यहाँ पे क्योंकि वो मोमेंटम गेन करता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से इसको, इफ ए लाइट बॉडी एंड ए हैवी बॉडी हैज इक्वल मोमेंटम। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कम है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा है, दोनों क्या रहता है, मोमेंटम सेम है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे देखो वैल्यू निकालनी है, देखिए ध्यान से, देखिए उस कंडीशन में क्या आता है यहाँ पर, देखो मोमेंटम फॉर्मूला पहले आप कीजिए एक बार इसको सॉल्व। ठीक है, एक बार आप बताइएगा सबका क्या आंसर आ जाएगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूँ कि पहले एक बार आप डिस्कस कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छे ध्यान से देखिए, एक बार आप कीजिएगा इसको सॉल्व।
किया सॉल्व। देखिए, तो आई होप आई थिंक हो गया होगा सही से। यदि आपको मोमेंटम के बारे में पता है, भाई हमें यहां से क्या बोला गया है, इफ ए लाइट, दो वो ऑब्जेक्ट हमारे पास, एक तो लाइट बॉडी जिसका मास कम और एक हैवी बॉडी जिसका मास ज्यादा है, यदि दोनों का मोमेंटम सेम है तो क्या होगा। देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं मोमेंटम होता है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे आपको पता होगा यदि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए, किसी भी टॉपिक में डाउट आए, तो साइंस फॉर एनडीए यूट्यूब चैनल सर्च करना, उस पर पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है टॉपिक वाइज। सारे टॉपिक मतलब सारे सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की टॉपिक वाइज मैंने सब सारे टॉपिक वहां पे करा रखे, बिल्कुल टॉपिक वाइज। जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अलग से करा रखा है। और वहीं पे सबसे खास बात क्या है कि जो भी टॉपिक हमने किए हैं, जैसे मान लो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमने किया है, तो उसमें इसके जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए वो मैंने टॉपिक वाइज करा रखे। टॉपिक वाइज ऐसे नहीं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमने पहले पढ़ लिया तो फिर उसके बाद पूरे पीवाईक्यू, नहीं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में यदि हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है और यदि फर्स्ट लॉ पे कोई क्वेश्चन बना है तो साथ साथ मैंने उसी कॉन्सेप्ट के साथ में वही डिस्कस किया, जिससे क्या हो, कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि हम यहां पे बात करें, देखिए मोमेंटम क्या होता है पहले इसको समझते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला था, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आ सकता है, आ सकता है, आ ही जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, तो से बोला कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिसका एक का मास कम है एक का मास ज्यादा है। जैसे मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। मान लो इसकी वेलोसिटी हमने मान ली v1, इसकी वेलोसिटी हमने मान ली v2। मान लीजिए m1 है जिसका मास ज्यादा है m2 से, और लेकिन क्या बोला कि इनका मोमेंटम हमने मान लिया p1 और इसका मोमेंटम हमने मान लिया p2, और इनका मोमेंटम क्या दोनों का सेम है। तो चलो वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, P1 इक्वल टू P2 तो क्या आ जाएगा, P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1 V1 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, M2 V2। ये दोनों वैल्यू सेम रहनी चाहिए, लेकिन जो M1 है उसका मास ज्यादा है और M2 का मास कम है, तो ऑटोमेटिक इसकी वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी को ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन में क्या बोल रखा है, द लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द हेवियर बॉडी। अब देखो हमसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट तो कुछ है नहीं इसमें, लेकिन हमें यहाँ पे वेलोसिटी पता है। तो देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जो हैवी बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी। और हम जानते बेटे क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका मास कम होगा। अब देखो, और मास कम किसका है, हमने यहां पे मान लिया m2। m2 वाला यहाँ पे लाइटर बॉडी, जो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो देखिए क्या बोला गया आपसे, द लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द हेवियर बॉडी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही है। जो लाइटर बॉडी होगी जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। अब देख लो एक बार, बी सी डी गलत क्यों, इसको भी चेक करा देता हूं मैं। ऐसे नहीं कि सिंपल मैंने सीधा करा दिया, ये बताऊं गलत क्यों है। तो क्या बोला द लाइटर बॉडी हैज लेस काइनेटिक एनर्जी, नहीं, जो लाइटर बॉडी होती है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये गलत इसलिए हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हेवियर बॉडी। क्या दोनों ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, नहीं। यदि दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग है तो दोनों की वेलोसिटी भी अलग होगी, और दोनों की वेलोसिटी अलग होगी तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द बॉडी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मोमेंटम। क्या मोमेंटम के इंडिपेंडेंट होगी, नहीं। मोमेंटम किसका फैक्टर है, वेलोसिटी का, और वेलोसिटी भी किसका फैक्टर है, काइनेटिक एनर्जी का, तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5,
अब देख क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। तो बेटे हमसे यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, एक मिनट रुक जाओ बस, एक छोटा से एक देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है a body is at rest on surface of earth, which one among the following statement is correct regarding this। तो हमसे क्या बोला गया, a body is at rest on the surface of earth, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ की सरफेस पे रेस्ट कंडीशन में है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रेस्ट कंडीशन पे है तो उसके रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया हमसे, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्या ये सही है? नहीं बच्चे, फोर्स तो लगेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसमें हमेशा ग्रेविटी तो लगेगी, तो ये गलत हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड तो क्या बोल रहा है, बोल रखा हमसे ओनली वेट ऑफ द बॉडी एक्ट ऑन दिस, केवल उसका वेट लगेगा उस पर। नहीं भैया, जब भी हमने देखा हो, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, इस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो नीचे क्या लगता है, इसके वेट का mg, तो इसके ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी तो लगता है। और भी मान लो जो हवा चलेगी तो एयर ड्रैग फोर्स वगैरह भी लगेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द नेट अपवर्ड फोर्स, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, तो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है जिसका मान लो मास है m, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका वेट के कारण क्या लगेगा, नीचे mg लगता है हमेशा। और इसके जस्ट अपोजिट उतना ही कौन से लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी तो लगता है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे क्या है, रेस्ट में है, तो उस पर फोर्स जो भी लगेगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स, नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वही ऊपर की तरफ फोर्स होगा। ठीक है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द नेट अपवर्ड फोर्स। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी यहां से क्लियर, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। 6 में बेटे हमसे बोला गया यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द रोप। जैसे मान लो क्या हमारे पास एक रस्सी है, ये क्या हमारे पास एक रस्सी है, उसके नीचे क्या रखा, क्या लटका हुआ, इसमें एक 5 kg मास का ऑब्जेक्ट है। इफ द रोप इज पुल्ड अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये रस्सी ये क्या करिए, ऊपर की तरफ पुल की जाती है बच्चे, कितने एक्सेलरेशन से ये की जाती है बच्चे, 0.30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज द टेंशन इन द रॉप। तो हमसे पूछा गया कि ये जो रॉप होगी इसमें टेंशन की वैल्यू हमें निकालनी है, कि जब भी हम इस रस्सी को ऊपर की तरफ खींचेंगे 0.30 एक्सेलरेशन से, तो इसमें कितनी टेंशन जनरेट होगी। तो देखिए इस पे क्या लगे, नीचे की तरफ फोर्स लगे क्या, mg, लेकिन ये रस्सी को ऊपर की तरफ खींच रहे तो टेंशन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, T माइनस mg, तो ये तो हो गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मास कितना हो गया 5 और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 0.30। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकालनी हमें, टेंशन निकालनी है यहाँ पे। तो टेंशन इक्वल टू कितना जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, इससे कितना जाएगा, 30 पंजो 150, 15 जीरो और 2 के बाद पॉइंट तो 1.50, ठीक है। प्लस mg दे रखा है, m कितना दे रखा है हमें 5 kg, और g भाई इधर जाएगा तो mg ऐड हो जाएगा। g की वैल्यू अभी मैं कितना मान लेता हूँ, 10 मान लेता हूँ। वैसे 9.8 माननी चाहिए थी, लेकिन 10 मान लेता क्योंकि सिंप्लीफाई भी करना है ना भाई, हम पे कैलकुलेटर थोड़ी है, एग्जाम में कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं। तो देखो कितना आएगा 1.5 प्लस 10 में जो 50, तो कितनी वैल्यू आ गया यहाँ से, टेंशन बच्चे 50 और एक 51.5 है क्या, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके ज्यादा क्लोज में कौन से अच्छे, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब ये सी कैसा है,
इतना चेंज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमने 9.8 नहीं माना। यदि मान लो यहाँ पे 9.8 मानते तो 9.8 इंटू 5 कितना हो जाता? देखो 8 पे 40, 4 9 पे 45, 45 और 4 49, तो 49 आ जाते हैं यहाँ पे। तो यदि मैं 49 यहाँ पे लिखूँ तो कितना? 49 और 50.5, 50.5, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी कितना? एग्जैक्ट आ जाएगी यदि आप 9.8 मानोगे तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में हमसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया बेटे, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज, किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है? तो देखो अभी हमने पढ़ा था तो देखो आपने पढ़ा था अभी मोमेंटम ऑफ फॉर्मूला क्या होता है। मोमेंटम ऑफ फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। मोमेंटम ऑफ फॉर्मूला होता है बेटे कितना? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो हमसे क्या पूछा है कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है? सबसे पहले बोल रखा है इसने ए वेक्टर क्वांटिटी। भैया वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। सेकंड बोला है एक कंजर्व्ड क्वांटिटी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड कोई सिस्टम, कोई बंद क्लोज सिस्टम है, उसमें क्या होता है? मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा, बिल्कुल भाई, जब उसको कोई फोर्स लगेगा नहीं तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या बोला? सेम एज फोर्स इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जैसे फोर्स काम क्या करता है, क्या वैसे ही मोमेंटम काम करेगा? नहीं। फोर्स और मोमेंटम क्या रिलेशन है यहाँ पे? नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट 3 2 3 1 एंड 2 ओनली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मोमेंटम का एक अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको प्रॉपर याद रखना। क्या पढ़ा था कि ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मान लो हल्का है, एक ऑब्जेक्ट मान लो भारी है, और यदि उन दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यदि यदि सेम है, तो जो हल्का जो हल्का ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। अभी क्वेश्चन किया था ना मैंने एक ऐसा, यदि याद नहीं हो तो यही तो किया था अभी, कहाँ गया ये वाला। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले बेटे, बहुत बार पूछेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, तो हमसे क्या पूछेगा बेटे? यहाँ पे बोला गया हमसे ए कार इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार क्या करिए? मूव करिए अच्छी यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी गति क्या है? सेम, मतलब कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा बच्चे? कांस्टेंट स्पीड। हाउएवर इट्स मोमेंटम इज चेंजिंग, और इसका जो मोमेंटम है और इसका मोमेंटम चेंज होगा, कैसे होगा? उसके लिए हमें यहाँ पे इस कार की कंडीशन निकालनी है। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी। और यदि वेलोसिटी के हम यदि क्लासिफाई करें तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं बच्चे? स्पीड प्लस डायरेक्शन, ये तो लिख सकते हैं भाई। स्पीड में डायरेक्शन की कमी होती है, और वेलोसिटी में क्या होता है? स्पीड के साथ साथ में डायरेक्शन भी ऐड हो जाए तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अब देखिए आप इसको डिस्कस करते हैं, है क्या चीज, देखिएगा। तो क्या बोला गया है? मोमेंटम में चेंजिंग। मोमेंटम चेंज कब होगा? तब उस ऑब्जेक्ट के तो मास में चेंज हो या फिर वेलोसिटी में चेंज हो। लेकिन वेलोसिटी की यहाँ पे क्या दे रखा है? स्पीड सेम दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में दी हुई बच्चे कांस्टेंट स्पीड, तो किस में चेंज होना चाहिए बच्चे? डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए, तभी मोमेंटम में चेंज होगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो ऑप्शन में क्या बोला गया हमसे, तो हमसे बोला गया मे बी ऑन ए एलिप्टिकल पाथ। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एलिप्टिकल पाथ में घूमेगा और यहाँ पे उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि उसकी स्पीड सेम है,
तो सेम स्पीड से इलिप्टिकल पाथ में घूमेगा तो क्या उसका मोमेंटम चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इलिप्टिकल पाथ में कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा तो उसका मास तो सेम रहेगा, लेकिन जब वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और यदि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लो, बी स्टेट गलत क्यों है? बी में क्या बोला हमें? इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ विदाउट एक्सेलेरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सेम स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है विदाउट एनी एक्सेलेरेशन, जिसका कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है। एक्सेलेरेशन नहीं है मतलब वहां पे क्या है? वेलोसिटी क्या बेटे वहां पे कांस्टेंट है, और वेलोसिटी यदि कांस्टेंट तो मोमेंटम में चेंज होगा ही नहीं, तो बी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला? इज मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ विद एक्सेलेरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है विद एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन के साथ में, तो यदि एक्सेलरेशन कुछ है तो इसका मतलब क्या? वहां पे वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो वहां पे मोमेंटम में भी चेंज होगा। लेकिन 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 उसने बोला का स्ट्रेट पाथ, और स्ट्रेट पाथ में यदि वो मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और इस डायरेक्शन चेंज नहीं होगी मतलब डायरेक्शन कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, और स्पीड पहले से उसने फिक्स दे रखी है, और तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, मतलब स्पीड भी चेंज नहीं होगी और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। इस वजह से ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला इसने? इज मूविंग विदाउट एनी एक्सेलेरेशन। वो मूव कर रहा है विदाउट एनी एक्सेलेरेशन, तब भी वेलोसिटी को जरूरत थोड़ी है। ठीक है, चेंज हो तो वहां पे क्या हो गया बच्चे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रॉपर करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देख क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया? 9 में हमसे बोला गया ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉस ए कॉइन अपवर्ड व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट इंप्लाइड दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया कि कोई भी एक पैसेंजर क्या करता है? मूविंग ट्रेन में मूव कर रहा है, तो यदि उस ट्रेन की, जब वो पर्सन उस ट्रेन के अंदर जा रहा है डिब्बे के अंदर, और यदि वो क्या कर रहा है? अंदर एक सिक्का उछालता है, तो यदि उस ट्रेन की स्पीड यदि कांस्टेंट है तो क्या होगा? यदि सिक्का ऊपर उछाला तो उसी डायरेक्शन में नीचे आएगा। लेकिन क्या हो रहा है? यदि ट्रेन की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है और आपने सिक्का उछाला तो क्या होगा? सिक्का पीछे की तरफ गिरेगा। लेकिन मान लो आपने सिक्का उछाला, स्पीड कम होती जा रही है, तो जैसे आप सिक्का उछालोगे तो सिक्का आगे की तरफ गिरेगा। तो से बोला गया कि जब हम ट्रेन में सिक्का उछालते हैं तो वो कहाँ जाता है? अपवर्ड, पीछे की तरफ उछलता है। तो पीछे की तरफ कब उछलेगा बच्चे? जब उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो बच्चे वहां पे क्या हो रहा है? वो एक्सेलरेट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आ जाए बच्चे? ए। क्या हो रहा है बच्चे? ट्रेन क्या है? एक्सेलरेट हो रही है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तभी से कब पीछे गिरेगा? कम होगी तो आगे, और सेम रहेगी कांस्टेंट तो सीधा गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखो हमसे क्या पूछा गया है? 10 में बेटे हमसे बोला गया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ, कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बच्चे कॉलिजन में बिटवीन द पार्टिकल, जो पार्टिकल का कॉलिजन है उनमें जो मोमेंटम कंजर्व रहता है कौन से लॉ के द्वारा डिफाइन होता है? तो ये तो मैंने आपको बताया तुझे प्रॉपर कि किस किस वजह से, सेकंड लॉ के और थर्ड लॉ की वजह से। क्योंकि देखो सेकंड लॉ में क्या होता है? सेकंड लॉ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो यदि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और थर्ड लॉ क्या बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाएंगे तो वहां से क्या मतलब उतनी रिएक्शन मिलेगी, तो वहां पे भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो किस किस के द्वारा बच्चे? बोथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा बच्चे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन होता है। तो यहां से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोला गया? यहाँ पे हमसे क्या बोला गया? यहाँ से देखिए ध्यान से, टू बॉडी ए एंड बी आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी। कोई भी दो ऑब्जेक्ट बच्चे ए और बी दोनों क्या करें? इक्वल वेलोसिटी से मूव करें। जैसे मान लो हमने इसकी वेलोसिटी अभी मान ली बी ए और इसकी मान ली बी बी, और दोनों की वेलोसिटी क्या? सेम है। फिर क्या बोला गया हमसे? द
मास ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए, जो मास बी है, ऑब्जेक्ट बी का जो मास है बच्चे वो मास ए के डबल के बराबर है, मतलब 2 × m, मतलब मास ए का जो जब 2 गुना करेंगे तो बी के बराबर हो जाएगा। फिर आपसे बोला गया है इन दिस कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमने बोला गया मास मोमेंटम ऑफ बी विल बी डबल दैट ऑफ ए, तो हम मोमेंटम की बात की, चलो मोमेंटम बात कर लेते हैं। पहले ए के लिए मोमेंटम निकालते हैं, क्या हो जाएगा पी ए इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम ए सॉरी मास इंटू वेलोसिटी और बी ए। सेकंड के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा पी वी इक्वल टू एम बी इंटू बी वी। चलो वैल्यू निकालते हैं। देखो मास कितना दे रखा है, एम बी इक्वल टू क्या है 2 ma, और वेलोसिटी और बी दोनों की सेम है तो इसको क्या लिखता हूँ बी ए लिख सकता हूँ। और हम जानते हैं 2 इंटू एम ए इंटू बी एम ए इंटू बी ए को क्या लिख सकता हूँ मैं मोमेंटम ए का हो जाएगा ये पीवी। तो सेकंड मोमेंटम का सॉरी जो बी का जो मोमेंटम होगा वो ए के 2 गुने के बराबर होगा। तो देखो मोमेंटम ऑफ बी विल बी डबल दैट ऑफ ए, बिल्कुल सही, जो मोमेंटम है बी ऑब्जेक्ट का वो ए ऑब्जेक्ट के 2 गुने के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर। इसमें क्या बोल रखा मोमेंटम ऑफ ए विल बी डबल, डबल नहीं हाफ ऑफ द बी, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हाफ होता तो सही हो जाता। मोमेंटम विल बी 4 टाइम्स, नहीं 2 टाइम्स से बस, इक्वल इक्वल कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी का, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोला गया देखिए ध्यान से, तो हमसे बोला गया यहाँ पे द इम्पल्स ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू हमसे यहाँ पे बोला गया जो इम्पल्स होता है बेटे, इम्पल्स ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू ए फोर्स एक्टिंग, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वहां पे जो इम्पल्स जनरेट होता है गिवन टाइम इंटरवल में वो किसके चेंज के इक्वल होता है, तो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है इम्पल्स। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल क्या होता है इम्पल्स होता है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बेटा हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल क्या होता है इम्पल्स होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक हमारा क्लियर होगा, अब कोई आपको डाउट नहीं बचा होगा आई थिंक। ठीक है, चल तो ये हमारे पी वाई के हो गए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के